काउंसिल की तरफ से है, लेकिन हम भारत के लोग की जो श्रृंखला चल रही थी 100 के बाद की, तो उसको 100 डबल डॉट करके अपना प्रोग्राम अभी चला रहे हैं। फिर नए सीक्वेंस में, नई सीरीज़ में उसको शुरू किया जाएगा। तो नेशनल मीडिया काउंसिल के सभी मित्रों का स्वागत है। आज का प्रोग्राम नेशनल मीडिया काउंसिल के तत्वावधान में ही हो रहा है और हमारे फेसबुक और यूट्यूब के मित्र भी लाइव भी उसे देख पाएंगे और बाद में रिकॉर्डेड भी उनके पास अब उपलब्ध रहेगा। आज का विषय है बजट, उसकी संरचना कैसे होती है, उसके मुख्य तत्व क्या होते हैं और बजट की अगर हमें एनालिसिस करनी है तो किस किस तरह से किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और बजट के बारे में हर साल जो पेश होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों नेशनल बजट ही होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चर्चा करने की हैं। आप सबका स्वागत है। और हरशंकर मोदवाल जी, नीरज यादव जी, सभी का स्वागत है। वैसे बजट से आप सभी लोग परिचित हैं, कम से कम अपना घर का बजट बनाते होंगे, घर का नहीं तो अपना पर्सनल बजट बनाते होंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसका बजट बनाते होंगे। तो बजट से हम सब लोग वाकिफ़ हैं। बजट थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, लेकिन सब लोग उससे परिचित हैं। वही बजट जब और विस्तार पाता है तो जितनी व्यवस्थाएं हैं, वह भी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, उनको भी बजट बनाना होता है। अब देश में सरकारें कितने तरह की हैं? संविधान के अनुसार 3 तरह की सरकारें, संविधान के अनुसार, और संविधान ने चूंकि कहा है इसलिए ही वो सरकारें एग्जिस्ट करती हैं। इस देश में वही है या वही एग्जिस्ट करता है जो संविधान में लिखा हुआ है। तो संविधान ने 3 तरह के सरकारों की व्यवस्था की है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय की सरकारें, जिन्हें तीसरी सरकार या थर्ड गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जिसमें दोनों शामिल हैं। गांव पंचायतों से उभरी हुई सरकारें और नगरों से उभरी हुई सरकारें। जो नगर से उभरती है तो नगर पालिका, जो गांव से उभरती है तो गांव सभा, खंड सभा या ब्लॉक सभा, और फिर जिला परिषद या जिला सभा, जिला पंचायत। तो ये जो 3 स्तर की सरकारें हैं, तीनों को ही बजट बनाना होता है। 73वें संविधान संशोधन के बाद गांवों को भी अपना बजट बनाना होता है। हर गांव को भी अपना बजट बनाना होता है और फिर उन गांवों के बजट को सामूहिक रूप से मिला के फिर ब्लॉक का बजट बनता है, फिर सबका मिला करके जिले का बजट बनता है। इस तरह से जिला पंचायत का बजट बनता है। फिर हर प्रदेश का अपना बजट बनता है और उसके बाद
देश का बजट तो है ही, जिसकी हम लोग विशेष रूप से चर्चा करते हैं। देश का बजट फरवरी या मार्च में ही अमूमन पेश किया जाता है, ताकि 1 अप्रैल से जो परिवर्तन होने हैं वो समय से हो जाया करें। क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, तो ज़्यादातर जो परिवर्तन होने हैं वो 1 अप्रैल से किए जाते हैं। तो इसलिए बजट उसके पहले फरवरी या मार्च में पेश कर दिया जाता है, और जब राष्ट्रपति उस पर दस्तखत कर देते हैं तो वह लागू हो जाता है। और बजट पेश होने, डिस्कशन होने, पास होने और फिर राष्ट्रपति के दस्तखत होने में भी कुछ समय लगता है, इसलिए उसे फरवरी में ही पेश कर दिया जाता है। पहले 27-28 फरवरी को हुआ करता था, थोड़ा और समय मिले बाकी फॉर्मेलिटीज के लिए, इसलिए इसको 1 फरवरी से कर दिया गया। अब 1 फरवरी को बजट पेश होता है। और बजट सबसे बड़ा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है किसी देश का। बजट किस आधार पर पेश होना चाहिए, बजट बनाते समय क्या डायरेक्शंस ध्यान में रखने चाहिए, और बजट की आप एनालिसिस करेंगे अगर जब भी, तो उसमें क्या होना चाहिए था जो है, और जो नहीं होना चाहिए था वो नहीं है, उसकी विवेचना करेंगे, या क्या क्या चीजें छूट गई हैं उसकी विवेचना करेंगे, उसका आधार बिंदु क्या होगा। बजट का आधार बिंदु चाहे केंद्र सरकार का हो, चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे गांव स्तर के सरकार का हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व ही होना चाहिए। क्योंकि नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ही सरकारों के लिए बाध्यता है कि उनको पूरा किया जाना है, और उसको पूरा करने का सबसे सशक्त माध्यम बजट ही होता है। बाकी प्लानिंग, जिसे अब नीति आयोग भारत में कह दिया गया, लेकिन एनुअल बजट उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फुलफिल करने का सबसे सशक्त, व्यवहारिक और फाइनेंशियल दस्तावेज है। इसलिए बजट महत्वपूर्ण है। हम लोग इंतजार करते रहते हैं कि बजट आए और उसमें क्या है क्या नहीं है। दिन भर चर्चाएं होती हैं टीवी पर, हर जगह, जब से विजुअल मीडिया आ गया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो करना है। दरअसल संविधान हर चीज के लिए देश के जरूरी है, और बजट के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन हर चीज के लिए जरूरी है। एक साहब ने अभी आज ही सुबह फोन आया था, वो कह रहे थे कि हम पब्लिक पॉलिसी पर काम कर रहे हैं और पब्लिक पॉलिसी पर सेमिनार आयोजित करना चाहते हैं, आप उसके एक आध सेमिनार को प्रिसाइड करिए। तो मैंने कहा पब्लिक पॉलिसी से आप क्या समझते हैं? तो उन्होंने कहा कि पब्लिक को क्या पॉलिसी फॉलो करना चाहिए और गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी फॉलो करना चाहिए, ये पब्लिक पॉलिसी है। तो हमने कहा पब्लिक पॉलिसी का सबसे बड़ा दस्तावेज क्या है? तो वो चुप, मुझे आश्चर्य हुआ। पब्लिक पॉलिसी का सबसे बड़ा दस्तावेज तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वही पब्लिक के लिए भी बेसिक चीज है, फॉलो करना है, और वही सरकारों को भी फॉलो करना है। तो पब्लिक पॉलिसी के लिए भी सबसे बड़ा जो दस्तावेज है वो संविधान है। इसी तरह से बजट के लिए भी जो सबसे बड़ा सूत्र है वो है भारत के संविधान में वर्णित, जो सरकारों के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो सरकारों के लिए ही पॉलिसी बना के रखी हुई है, वो उस समय बनाकर ही सरकारों को इस तरह करना है। हाँ, इसके अलावा जो अन्य विषय
उभर रहे हैं आगे के समय में, जैसे इस साल कोरोना आया या और कोई विषय हैं, उनको भी बजट में स्थान मिलना चाहिए, उनके बारे में भी फंड्स और सारी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में जिन चीज़ों के बारे में कहा गया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनकी देखभाल, देश की सुरक्षा और अखंडता की देखभाल, इन सब में भी बजट के प्रोविजंस होने चाहिए। तो इसलिए बजट मूल रूप से तो आर्थिक ढांचा है, लेकिन जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। जैसा आपका घरेलू बजट है, भले ही वो फाइनेंशियल मैटर हो, लेकिन जीवन का हर चीज डिसाइड होता है उससे कि कितना बच्चे की पढ़ाई में खर्च करना है, कितना दवा और इन सब चीज़ों में खर्च करना है, कितना कपड़े और इन सब चीज़ों में खर्च करना, कितना खाने पीने में खर्च करना। तो ये सारी चीज़ें, जैसे एक परिवार अपना बजट बनाता है, उसी तरह से देश भी बजट बनाता है। अब जो राष्ट्र का बजट है, उसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है बनाते समय, सीक्रेसी, गोपनीयता। आप पूछेंगे कि गोपनीयता क्यों होनी चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बहुत सारे टैक्सेस, चाहे एक्साइज के हों, चाहे कस्टम्स के हों, वो सरकार लगाती है। किसी के रेट्स कम किए जाते हैं, किसी के रेट्स ज़्यादा किए जाते हैं। उनसे उनके प्रोडक्शन पर, उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे असर पड़ता है, और उन चीज़ों के शेयर्स स्टॉक मार्केट में ऊपर और नीचे होते हैं। जिनकी ड्यूटीज कम कर दी जाएंगी, उनके शेयर्स ऊपर हो जाएंगे, जिनकी ड्यूटीज बढ़ा दी जाएंगी, उनके शेयर्स कम हो जाएंगे। तो शेयर मार्केट बजट, इसीलिए शेयर मार्केट सबसे ज़्यादा बजट से ऊपर नीचे होता है। तो अगर पहले लीक हो गया तो उसके बाद वही शेयर लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया जिसकी ऊपर उठने की गुंजाइश होगी। जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं कि पहले से कोई जानकारी हो जाए और जिसके आधार से ट्रेडिंग शुरू हो जाए। तो इस इनसाइडर ट्रेडिंग और इन सब चीज़ों से बचने के लिए शेयर की 100% सीक्रेसी होनी चाहिए। तो जितने लोग बजट बनाने की प्रक्रिया में रहते हैं, उनका टोटल सीक्रेसी रखी जाती है। उसके अलग अलग कोड्स हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कभी और कई लेवल के हैं, तो वो चीज़ लीक नहीं हो सकती। आज तक तो भारत सरकार की बजट की किसी चीज़ की कोई लीकेज नहीं हुई है, चाहे जो सरकार रही हो। वो इतना पुख्ता इंतज़ाम रहता है। तो एक तो बजट का हुआ। दूसरा, किसी इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रमोट करना है, किसी को बजटरी सपोर्ट देना है, तो इतने सारे बजट में प्रोविजंस हैं जो इंडस्ट्रीज को प्रभावित करते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं जिसकी ज़रूरत होती है, कुछ को थोड़ा डिस्करेज करते हैं। तो इन सब चीज़ों का कोई व्यक्ति फायदा न उठाए जानकारी की वजह से, इसलिए टोटल सीक्रेसी या गोपनीयता रखी जाती है। तो बजट बनाने के समय 2-3 महीने उसकी एक्सरसाइज, मैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में रहा ही हूँ, तो 2-3 महीने से तैयारी शुरू हो जाती है और चुपचाप 100% सीक्रेसी के साथ वो तैयारी होती है। अब बजट में जितने टैक्सेस हैं उनके बारे में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं उनके बारे में चर्चा रहती है। बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट के इसेंशियली कौन कौन से टैक्स हैं वो आप जानते होंगे ज़्यादातर लोग। डायरेक्ट टैक्सेस हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स भी अब खत्म कर दिया गया। पहले स्टेट ड्यूटी भी हुआ करती थी, कोई आदमी अगर उसकी डेथ होती थी, उसकी जितनी प्रॉपर्टी होती थी उस पर टैक्स लगता था, तो अब वो सब खत्म हो गए हैं। अब बेसिकली इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स लगता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो डायरेक्ट व्यक्ति की इनकम या एसेट पे लगता हो, जो डायरेक्टली लगता हो, वह है डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है कि जो
वो व्यक्ति पे तो करता है लेकिन डायरेक्टली नहीं पे करता। जैसे कोई आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है, पहले उसे सेल्स टैक्स भी लगता था और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अब दोनों को मर्ज करके और अब एक और टैक्स था सर्विसेज का टैक्स। अगर आप कोई सर्विस कराते हैं किसी से, चाहे प्रोफेशनल फीस किसी का हो, एडवोकेट्स का, उसको भी आप उस पर भी टैक्स होता है। खाना खाने जाते हैं रेस्तोरां में, होटल में, उस पर भी सर्विसेज का टैक्स होता है। जितने तरह के आप सोच सकते हैं सर्विसेज, सब पे टैक्स लगता है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है उस पर भी टैक्स है सर्विसेज का। जो भी सर्विस दे रहा है उस पर टैक्स। तो सामान बन रहा है और बिक रहा है उस पर भी टैक्स, गुड्स पर, और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सेवा प्रोवाइड कर रहा है और उसकी जगह पे ले रहा है तो वो सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स इस अब दोनों को मिला दिया गया। पहले स्टेट गवर्नमेंट सेल्स टैक्स लेती थी या ट्रेड टैक्स लेती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेता था और सर्विस टैक्स लेता था। अब दोनों को मिला दिया गया और उसका नाम कर दिया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये दोनों, तो पहले एक्साइज ड्यूटी और एक और टैक्स है कस्टम्स ड्यूटी। जब कोई बाहर से आता है सामान तो उस पर ड्यूटी लगती है जिसे कस्टम्स ड्यूटी कहते हैं। तो पहले कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और सर्विसेज टैक्स, इन तीनों का बजट में होता था कि क्या क्या रेट्स रहेंगे। जब से जीएसटी आ गया तो इसमें एक चेंज हुआ। अब राज्य सरकारों का भी भागीदारी हो गई, क्योंकि जीएसटी जो टोटल कलेक्ट होता है उसको फिर राज्य और सेंट्रल शेयर करते हैं। तो इसलिए अब जीएसटी तय करने के लिए एक जीएसटी, नेशनल जीएसटी काउंसिल बनाई गई, जिसमें जितने प्रदेश हैं सबके फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं और कंट्री का भी फाइनेंस मिनिस्टर, सारे मेंबर्स हैं उसके। और वो बॉडी, वो पूरी नेशनल बड़ी बॉडी तय करती है कि जीएसटी के रेट्स क्या क्या होंगे। तो चूंकि जीएसटी के रेट्स तय करने के लिए अब एक सेपरेट बॉडी हो गई, तो अब वो बजट का हिस्सा नहीं रहता है। अब वो अलग नोटिफिकेशंस वहाँ से होते हैं। तो अब बजट में बचा और डायरेक्ट टैक्सेस का इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स के रेट्स और कस्टम्स ड्यूटी के रेट, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करता है, उसमें स्टेट्स का कोई से नहीं है। तो वो काउंसिल कोई नहीं तय करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही को तय करना होता है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है उसको। तो दो तरह के टैक्सेस के रेट्स बजट में पेश किए जाते हैं। क्या क्या अगले साल 1 अप्रैल से जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उसमें क्या क्या टैक्सेस लगेंगे, क्या किस रेट से लगेंगे। कस्टम्स ड्यूटी भी अगर मान लीजिए किसी चीज की देश में जो प्रोडक्शन है उसका डिमांड कम है, जो इम्पोर्टेड चीज है वो सस्ती पड़ रही है और देश के लोगों का प्रोडक्शन महंगा हो जा रहा है, उसकी डंपिंग होने लगती है या नहीं बिकता है, तो कस्टम ड्यूटी उसकी बढ़ा दी जाती है ताकि जो बाहर से माल आए वो थोड़ा महंगा हो जाए और देश का माल भी बिके। तो वो बहुत सारे फाइनेंशियल एडजस्टमेंट किए जाते हैं। इसलिए ये तो हुआ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो सीधे आपकी पॉकेट से लिया जाता है डायरेक्टली टैक्स के नाम पर ही, चाहे इनकम टैक्स हो चाहे वेल्थ टैक्स हो। और जो इनडायरेक्ट लिया जाता है जब आप सामान खरीदते हैं तब, या जब कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको कोई सर्विस देता है तब, तो उस पर जीएसटी लगता है। जैसे कोई टैक्सी ऑपरेटर है तो वो अगर आपको टैक्सी प्रोवाइड कर रहा है, या कोई एयरलाइन है वो टिकट सेल रही तो वो आपको ट्रांसपोर्टेशन कर रही तो ये जो टैक्सेस हैं वो इनडायरेक्ट हैं। जब आप कोई सर्विस लेते हैं या गुड्स खरीदते हैं तो आपसे लिया जाता है, वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आप उसको पे करते हैं सर्विस प्रोवाइडर को या गुड सेलर को, लेकिन वो आप ही देते हैं वो टैक्स वाला हिस्सा।
तो इसलिए आप ही द्वारा दिया गया वो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। डायरेक्ट टैक्सेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहा है कि वो संविधान में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार रखा गया है। संविधान कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, कि राज्य, और राज्य में तीनों तरह के, केंद्र, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकारें, राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। तो कैसे कम होगा? कोई बहुत ज्यादा पा रहा है, कोई बहुत कम पा रहा है, तो जो ज्यादा पा रहा है उसे ले लो, यही इसी से तो असमानता कम होगी। और जो जितना ही ज्यादा पा रहा है उसे उतना ही ज्यादा लो। तो इसीलिए इनकम टैक्स में प्रोग्रेसिव रेट्स हैं। कम इनकम वालों पर 10%, फिर थोड़ा और ज्यादा हुआ तो 20%, और ज्यादा हुआ तो 30%। तो इस तरह से रेट्स बनाए किए जाते हैं, लेकिन वो संविधान में जो लिखा हुआ उसी हिसाब से होना है। तो राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को, ये धारा 38 पढ़ रहा हूं संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का, राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो इसीलिए अगर किसी स्टेट में कोई चीज महंगी बनती है, किसी में सस्ती बनती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जहां महंगी बनती है वहां की चीज बिके ही नहीं। तो इन सबको एडजस्ट करने के लिए वो फिर राज्य अपने अपने यहाँ ड्यूटीज लगा लेते हैं या कम कर देते हैं, ताकि वो असमानताएं न हो, लोगों को लगभग एक ही जैसा कार्य करने का मौका मिले, व्यवसाय करने का मौका मिले, और पब्लिक को भी उसी अनुसार मौका मिलता रहे। तो इन असमानताओं को दूर करने के लिए ही प्रोग्रेसिव टैक्सेशन रखा गया है। लेकिन ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इनकम टैक्स द्वारा आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि डायरेक्टली आय पे लगता है, इनकम पे लगता है। कस्टम ड्यूटी और जैसे जीएसटी हुआ, जीएसटी में ये नहीं हो सकता कि अगर एक अमीर आदमी खरीदने जाए तो इनकम देख करके और फिर वो आपका जो दुकानदार है वो एसेस करे कि आपको इस रेट पे बेचे, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाना बड़ा असंभव सा है। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के इस वाले हिस्से, क्योंकि असमानता कम करना है आय का, यह प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा ही किया जाता है। और अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनकम टैक्स 200-300 साल पहले ही दुनिया में लगा था, उसके पहले इनकम टैक्स नहीं था, प्रत्यक्ष कर नहीं था। ये कुछ लड़ाइयों की वजह से लोगों के आय पे कर लगाया गया ताकि लड़ाइयाँ लड़ी जा सके। बहुत सारे दुनिया में चीज़ें लड़ाइयों पे की वजह से हुई, जैसे एलोपैथी का जो आविष्कार हुआ या अनुसंधान हुआ या ज़्यादा फोकस में आया, वो भी लड़ाइयों की वजह से। कल लड़ाई होना है तो आज भले ही 104 बुखार है, ऐसी दवा देनी है कि वो बुखार ठीक हो जाए और लड़ने के लिए बंदूक लेके सैनिक तैयार हो जाए। तो इमीडिएट रिलीफ के लिए फिर एलोपैथी आई। बाकी जो पैथीज पूरी दुनिया में उसके पहले थी वो उतनी उस समय कामगर नहीं थी। तो उसी तरह से इनकम टैक्स भी उसी के लिए आया, बाद में अब तो पूरी दुनिया में व्यापक हो गया। तो ये था कि टैक्सेस भी बजट में पेश किए जाते हैं, सेंट्रल बजट में, खास करके इनकम टैक्स का और कस्टम्स का। इसके अलावा क्या क्या अगले साल की योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर क्या क्या करना है, क्या खर्चा करना है, कुछ टर्म्स आपको और जान लेना जरूरी है आगे की चीजों को समझने के लिए। एक तो सेस और ड्यूटी में क्या फर्क है। सेस अधिभार जिसे कहते हैं, और ड्यूटी टैक्स कर।
जो ड्यूटी टैक्स आपका जितना कलेक्ट कर लिया गया, उस ड्यूटी के ऊपर किसी खास पर्पस के लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज लिया जाता है तो उसे सेस या अधिभार कहते हैं। तो अधिक टैक्स, उतना अधिक भाग लिया जाता है पब्लिक पर, इसलिए उसको अधिभार कहते हैं। अब मान लीजिए आपने 100 रुपए टैक्स दिया किसी पर, और चाहे इनकम टैक्स दिया या एक्साइज कस्टम्स एक्साइज ड्यूटी दी या जीएसटी दी, और फिर 4% उस पर अधिभार है। तो यह अधिभार 4% आपने जितना टैक्स दिया है, कैलकुलेट हुआ है, उस पर लगेगा। आपकी इनकम पर या जितने का सामान खरीदा है उस पर नहीं लगेगा। अधिभार केवल आपके टैक्स पर लगता है। अब जैसे पेट्रोल पे इस साल एग्जाम्पल के लिए है 4% सेस लगाया गया, लेकिन जीएसटी 4% कम कर दिया गया। इससे क्या फर्क पड़ा? बात तो वही हुई, 4% बढ़ाया गया और 4% कम कर दिया गया। तो आपके दिमाग में यह आएगा कि ये तो एक ही चीज हुई, कोई फर्क नहीं आया। लेकिन फर्क है। फर्क ये है कि सेस पूरा का पूरा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेस लगाती है वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट में अगर कोई टैक्स लगाती है और उस टैक्स पर कोई सेस लगाती है तो वो सेस स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो जो गवर्नमेंट सेस लगाती है वो उसी को जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे पेट्रोल डीजल पे जो 4% का सेस लगाया, तो वो 4% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया प्योरली, वो उसके डिस्क्रिप्शन पे है वो कहाँ कहाँ खर्च करे। और जो स्टेट और 4% जो कम किया जीएसटी में, वो कम हुआ जो कॉमन पूल है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें जो कॉमन पूल में कलेक्शंस होते हैं टैक्सेस के, उसको फिर जैसे तो अब तक इनकम टैक्स जो टोटल कलेक्ट होता था उसका हर साल एक फाइनेंस कमीशन तय करता है कि कितना जो कॉमन पूल है उसका सेंट्रल के पास रहेगा, कितना स्टेट्स के पास रहेगा। कभी अलग ये रेशियो वेरी करता रहता है। आजकल का रेशियो 41% है। 41% सेंटर को, स्टेट्स को डिवॉल्व हो जाता है जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं। वो ज़्यादा भी कभी किसी साल हो जाता है, किसी कम हो जाता है, अलग अलग स्टेट्स की और उनकी डिमांड के हिसाब से होता है। तो ये सेस और टैक्सेस में डिफरेंस यही कि सेस पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लगा रही तो उसी को जाएगा, वो उसके खाते में पैसा ज़्यादा चला गया, वो 4% पूरा उसी के हाथ में चला गया कहाँ खर्च करना है। और ऐसे वो अगर ड्यूटी में आता तो उसका कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट्स को जाता। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को अपने प्रोजेक्ट्स या अपनी चीज़ों की फंडिंग के लिए कभी कभी अधिभार लगाना पड़ता है। ये बात दूसरी है कि पब्लिक को वॉचफुल रहना चाहिए कि ये अधिभार जो कलेक्ट किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि केवल कलेक्ट ही होता जा रहा हो, खर्च ना होता हो। कई बार कई इश्यूज के लिए अधिभार लगाए गए और फिर उसको लोग भूल गए, और अभी भी तमाम अधिभार के मदों में पैसा पड़ा हुआ है, खर्च नहीं हुआ है। तो इसमें जागरूकता की जरूरत है पब्लिक को, अदरवाइज इसमें मिस हो जाने की चीज़ों की ज़्यादा गुंजाइश रहती है। तो एक तो टैक्स और सेस में अंतर समझ लेना जरूरी था। और आप तमाम सारे शब्द सुनते होंगे जब इलेक्शन की एनालिसिस बजट पे सुनते होंगे या खुद अखबारों में पढ़ते होंगे। रेवेन्यू डेफिसिट, पहले तो डेफिसिट क्या है? घाटा या डेफिसिट। अगर आमदनी और खर्चा, आमदनी और खर्च या इनपुट और आउटपुट, अगर हमारे पास कुछ आया और कुछ गया, तो अगर जो आया वो ज्यादा है
तो डेफिसिट नहीं है, तो सकारात्मक है। लेकिन अगर जो गया वो ज्यादा है और जो आया वो कम है, तो ये हुआ घाटा या डेफिसिट। अब ये डेफिसिट कितने तरह के हो सकते हैं जब पूरे देश की बात करें तो। रेवेन्यू डेफिसिट, अब दो तरह की चीजें होती हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू मतलब हर साल का फुटकर जो है, जो शॉर्ट कॉल 1 साल का या और शॉर्ट टर्म का जो खर्चा और देन लेन है, वो रेवेन्यू है। जैसे आप खाना कपड़ा खर्च कर रहे हैं, ये आपका रेवेन्यू खर्चा है। लेकिन आप मकान बनवा रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिजनेस में आप लोगों की तनख्वाह दे रहे हैं, एम्प्लॉइज की, और ये सब कर रहे हैं, तो आपका रेवेन्यू खर्चा है। लेकिन आप ऑफिस स्टैब्लिश कर रहे हैं जो हमेशा के लिए है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर उस ऑफिस के मेंटेनेंस का जो रेगुलर खर्चा है एनुअल, वो रेवेन्यू खर्चा है। तो जो सालाना खर्चे साल दर साल होते हैं, उनको रेवेन्यू खर्चे कहते हैं। और इसी तरह से जो साल दर साल आपको आमदनी होती है, जैसे सेल का आपको मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, प्रोफेशन आपका है तो उससे आपको जो आमदनी हो रही, वो रेवेन्यू रिसीट है। इसी तरह देश का भी इस तरह की जो रिसीट्स हैं, वो रेवेन्यू रिसीट हैं जो टैक्सेस से आ रहे हैं। लेकिन अगर जो हमने लोन लिया, बोरो किया, या कहीं से कोई हमको बना बनाया गिफ्ट मिल गया, गवर्नमेंट को किसी ने दे दिया प्रॉपर्टी, तो वो रेवेन्यू रिसीट नहीं, वो कैपिटल रिसीट हो। तो कैपिटल लॉन्ग टर्म जिसका यूजर हो और जो चीज हो या जिसका समय सीमा लंबी हो, वो कैपिटल रिसीट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और जो थोड़े समय के लिए, जो 1 साल के टर्म में ही ज्यादातर जो बजट के संदर्भ में है, जो आता है और चला जाता है, हर साल हो रहा है, वो रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो आपका टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पूरे देश का जो टोटल रेवेन्यू का खर्चा है साल भर का, और टोटल रेवेन्यू की जो आमदनी है, तो अगर आमदनी ज्यादा है, खर्चा कम है, तो रेवेन्यू सरप्लस होगा, रेवेन्यू का फायदा है, पॉजिटिव है। और अगर खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है, तो रेवेन्यू डेफिसिट है, घाटा है। तो एक टर्म है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट ये टर्म भी बहुत आता है। अब फिस्कल डेफिसिट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट के अलावा एक और टर्म जुड़ जाता है। अब जैसे आपके घर में अगर आपका खर्चा ज्यादा है और आमदनी कम है, यानी कि रेवेन्यू का घाटा है, तो उसको कैसे मीट आउट करेंगे? कुछ कर्ज लेंगे। तो जो आप कर्ज ले रहे हैं, उसको मिला करके आपका खर्चा अगर चल रहा है और कर्ज लेने के बाद भी कुछ बचा रह गया, तो फिर वो फिस्कल आपका डेफिसिट है। मतलब आपने जो आपकी अर्निंग हुई वो, और जो बारो किया वो दोनों का जो
मिला करके, जो आपकी अर्निंग और बोरोइंग दोनों मिला करके भी अगर आपके खर्चे से ज़्यादा है, तो ये जो डिफरेंस है, ये जो कमी है, ये फिस्कल डेफिसिट है। और बजटरी डेफिसिट क्या है? एक टर्म आता है, ये तो रेवेन्यू डेफिसिट, फिर बजटरी डेफिसिट। टोटल एक्सपेंसेस, अब बजटरी में कैपिटल भी आपका आ गया। बजट में चूंकि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके खर्चे, उनके कितने खर्चे होंगे, और कैपिटल रिसीट भी होगी। तो जैसे आपने अगर कोई गवर्नमेंट सेल करती है कोई चीज़, तो वो रेवेन्यू रिसीट नहीं, वो कैपिटल रिसीट होगी। अगर उसने एक एयरलाइन सेल किया या बैंक सेल किया या एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेल किया, तो वो रेवेन्यू रिसीट नहीं है, वो कैपिटल रिसीट है। वो लॉन्ग टर्म चीज़ जो क्रिएट हुई थी उसको बेच करके आएगी। तो बजटरी जो घाटा होता है वो रेवेन्यू और कैपिटल दोनों को अगर मिला लीजिए, वो जो रिसीट और जो खर्चे, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और कैपिटल, जब दोनों को मिला लीजिए तो वो जो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट में अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो वो जो डेफिसिट होता है उसको बजटरी डेफिसिट है। तो बजटरी डेफिसिट में कैपिटल भी जुड़ जाता है, कैपिटल रिसीट भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी। और जबकि रेवेन्यू में केवल फिस्कल में केवल फिस्कल और रेवेन्यू दोनों में केवल रेवेन्यू रहता है, फिस्कल में बोरोइंग्स एक्सक्लूड कर दी जाती है। तो इस तरह से ये टर्म्स हैं जो यूज होते हैं। अब आपके मन में एक सवाल ये उठ रहा होगा, और जाहिर बात है कि हम डेफिसिट की ही बात क्यों करते हैं, कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, बजटरी डेफिसिट क्या है। इसलिए कि आप हिंदुस्तान का बजट या किसी देश का बजट उठा करके देख लीजिए, उसमें हमेशा ही %99 से ज्यादा टाइम्स डेफिसिट ही मिलेगा, सरप्लस नहीं मिलेगा, पॉजिटिव मुनाफा या फायदा नहीं मिलेगा, घाटा ही मिलेगा। क्यों? और खास करके डेवलपिंग इकोनॉमी में, विकासशील देशों में, क्योंकि हमारे पास हमारी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हैं, हमें इतना ज़्यादा लोगों की देखभाल करनी है, इतने प्रोजेक्ट्स उनके लिए ज़रूरी हैं, अभी अस्पताल ज़रूरी हैं, स्कूल ज़रूरी हैं, कि अगर हमें और ज़्यादा मिलता तो और ज़्यादा प्लानिंग होती। जितना रिसोर्सेज हमेशा ही कम है, फिर भी जितना हमारी आमदनी होती है, रेवेन्यू रिसीट होती है, उससे 15-20% गुना ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करते हैं। कुछ बोरोइंग से लाते हैं और कुछ गैप के लिए छोड़ देते हैं कि वह घाटे के रूप में, फिर डेफिसिट बजट इसीलिए पेश कर दिया जाता है। एक तरह से वो भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। कोशिश की जाएगी कि रेवेन्यू रिसीट आ जाए, या कभी कभी ज़्यादा नोट्स प्रिंट करके भी पहले हुआ करता था, अभी ज़रूरत हुई तो कर लिया जाता है, या खर्चे का पेमेंट इस साल नहीं, कुछ लास्ट में फंड्स नहीं आते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि सरकार ने काम करा लिया, फंड नहीं आया, इस साल पेमेंट नहीं हो पाया, अगले साल। तो कुछ न कुछ ऐसे इस तरह के से छोड़ दिया जाता है 5-7%।
वो एक तरह से भगवान भरोसे ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन काम जरूरी है, इस वजह से वो प्रोविजन कर दिया जाता है। तो इसलिए जो भी बजट पेश होता है वह घाटे का ही बजट होता है। अब फाइनेंस मिनिस्टर जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें सारे ऑर्गेनाइजेशन से, सारे सेगमेंट्स से, सारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सबसे लॉन्ग टर्म डिस्कशन करना चाहिए और उसी आधार पर सबकी नीड्स को, सबके मेमोरेंडम्स को ले करके और उस पर कंसीडर करते हुए तब बजट बनाना चाहिए लोकतंत्र में, ताकि सबकी ज़रूरतों की पूरी हो सकें, यथासंभव जितनी पूरी करने लायक हों। और ख़ास करके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में वो सिद्धांत है 38 का मैंने बी पढ़ा था, जिसमें आय की असमानता को कम करना, लेकिन जो आ है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करे। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जितनी योजनाएं संभव हैं, जितने काम संभव हैं, वो होने चाहिए। और खास करके अंत्योदय गरीबों के लिए विशेष रूप से पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़िए तो एक एक बिंदु आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें करनी होती हैं, करनी चाहिए। राज्य जनता के दुर्लभ 46 में है, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के विशेष सावधानी से वृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। तो दुर्बल वर्गों, और एग्जाम्पल के लिए SC/ST किया हुआ है, लेकिन वह एक एग्जाम्पल है। जितने दुर्बल वर्ग हैं, कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए करना है, लेकिन विशेष सावधानी से। सावधानी विशेष क्या कि किसी सबल को न मिल जाए, दुर्बल के नाम पर किसी सबल को न मिल जाए। तो ये विशेष सावधानी से व्यवस्था को ये करना है। फिर बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, जितनी तरह के लोक कल्याणकारी कार्य हैं लोगों के भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, उसकी विशेष व्यवस्था करनी है। तो इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देने के लिए 5 ईयर प्लानिंग की व्यवस्था की गई थी। अब वो पर्सपेक्टिव नीति आयोग द्वारा, अब प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है, वो अलग विषय है। तो बेसिक चीज ये है कि सरकार को बजट के द्वारा मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देना होगा। जो जो चीजें नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार हैं कि करीब करीब हर हाथ को काम देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और ये बजट के बाद, बजट के द्वारा अधिकतर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट या स्वरोजगार या नौकरियां, इन दोनों की प्रमोशन के लिए काम करना है। और किसानों की, इकोलॉजी की, वन की, जीव जंतुओं की, नदियों की, शुद्ध हवा की, इन सब के लिए भी काम करना है। इकोलॉजिकल बेटरमेंट के लिए भी काम करना है। तो कोई ऐसा विषय जीवन का नहीं है जो देश के फायदे का है और उस पर काम नहीं करना हो। बहुत विराट फलक पर बजट बनाते समय ध्यान रखना होता है। तो कभी कभी कुछ चीजें छूट भी सकती हैं, कभी कभी कुछ चीजें प्रायोरिटी का है, कोई किसी को ज्यादा प्रायोरिटी समझ सकता है, कोई किसी को ज्यादा प्रायोरिटी समझ सकता है। लेकिन जो सबसे कमजोर, जो उसका एसिड टेस्ट, जो उसका कसौटी है
कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो सबसे कमजोर व्यक्ति है, उसकी देखभाल प्रॉपरली हो रही है कि नहीं। एक तो सबसे बड़ी कसौटी वही है। दूसरा, संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार है कि नहीं। नीति निर्देशक तत्वों में है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं बढ़ना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ हाथों में नहीं होना चाहिए, और इसी के लिए इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स ये सब लगाया भी जाता है। लेकिन ये दुख का विषय है कि आजादी के बाद कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बढ़ता चला गया। इसके लिए हमको आपको जागरूक होना होगा, ये सरकारों पर दबाव बनाना होगा कि वह ऐसा बजट बनाए कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना बढ़े। आज हालत ये है कि 5% से भी कम लोगों के हाथों में, या शायद 1% के हाथ में 70% रिसोर्सेज हैं, देश के संसाधन हैं। तो ये बहुत दुखद स्थिति है। संविधान नीति निर्देशक तत्वों के कुछ छोटी छोटी बातें तो फॉलो हो रही हैं, लेकिन जो मोटी बातें हैं, जो बिल्कुल क्लियरिंग बातें हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ हाथों में नहीं होना चाहिए, और देश के संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल सारे लोगों के लिए होना चाहिए, ये संविधान के प्रोविजंस हैं नीति निर्देशक तत्वों के। तो इसको हर सरकार को पालन करना चाहिए बजट बनाने में। केवल एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स इस काम को नहीं कर पा रहा है अकेले, और भी तरीके हैं जिनको सोचना होगा। वो प्रोविजंस मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व तो अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार मटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, और आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले। ये बजट के लिए एक प्राइमरी बात होनी चाहिए कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, आम पब्लिक डिप्राइव्ड रह जाए, उसके लिए संसाधनों कमी रहे, और कुछ लोगों के पास अथाह संसाधन हो जाए। तो अहितकारी संकेंद्रण कंसंट्रेशन, जो दूसरे लोगों के कॉस्ट पे किसी के पास ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इतना ज़्यादा हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। और ये हुआ है, होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, ये दुखद पहलू है। तो इसमें सभी फेल हो रहे हैं, जितनी व्यवस्थाएं पिछले हमारे ख्याल से आज़ादी के बाद से ही ये कंसंट्रेशन बढ़ता चला गया, तो किसको कहें कि कौन जिम्मेदार है। लेकिन शायद हम भारत के लोग जिम्मेदार हैं कि हमको ये इंश्योर करना है, संविधान में जो लिखा हुआ है उसका अनुपालन कराने की जिम्मेदारी हमारी है। सबसे बड़े कस्टोडियन हम हैं, और अगर हमने नहीं वॉच किया तो फिर कोई और वॉच नहीं करेगा। हमारी भलाई के लिए बजट बने, अधिकांश की भलाई के लिए, बल्कि सबकी भलाई के लिए बजट बने, इसके लिए हमको दबाव बनाना पड़ेगा, हमको अपने प्रतिनिधियों पर दबाव बनाना पड़ेगा कि विधानसभा और लोकसभा में हमारी आवाज वहां बुलंद करो, हम जो चाहते हैं वो वहां रखो, तभी बजट वैसा बन पाएगा जैसा कि संविधान ने चाहा है, जैसा हम चाहते हैं, और हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और सबके स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा हो। यह बजट का सबसे जरूरी एलिमेंट होना चाहिए। फिर इंटरेस्ट फ्री लोन, लो इंटरेस्ट नहीं, एजुकेशन पर, कृषि के लिए, और खास करके जिनके पास कम खेत हों उनके लिए, तो बाद में लोन माफी करने से अच्छा है कि इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए। वो चीज़ें लोगों को ध्यान, मतलब बजट बनाते समय हमको अपने देश के व्यवस्था पर दबाव बनाना पड़ेगा कि गरीबों के लिए और बेहतरी के लिए
और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले 18-20 सालों में 7 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। साईनाथ ने कितना काम किया है उनके लिए, पूरे आंकड़े और उनके लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं पिछले 17-18 सालों से। लेकिन भले ही कर्ज माफ़ी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद अभी स्थिति नहीं सुधर रही है। तो उसके लिए तो बिल्कुल जैसे इमरजेंसी में आईसीयू में उनकी कंडीशन रख करके, जैसे किसानों को आईसीयू में है किसान लोग, उनकी देखभाल उस रूप में होनी चाहिए। और ये 20-22 सालों से हो रहा है, कोई आज एक दिन की या कुछ सालों की बात नहीं है। इसलिए ये रोग गहरा है और गहरे सॉल्यूशंस की सबको एक साथ मिल करके इसको हल करने की ज़रूरत है। या इसके लिए विधानसभा और लोकसभा में इसी तरह से नीति निर्देशक तत्वों के सारे विषय आप पढ़िएगा, मैं कहाँ तक पढ़ूँ, लेकिन बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं, ये संविधान कह रहा है, बजट में इसको होना है। और बालकों और अल्प व्यक्तियों के शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। तो ये तो मोटी मोटी बातें थी। जो बजट के बारे में हमको आपको जाननी चाहिए। बजट में आप अपना सुझाव भी दीजिए। बजट के पहले सुझाव मांगे जाते हैं और पूरे देश के लोगों को सुझाव भेजना चाहिए, वो उसके अनुसार बजट बने या न बने वो बात दूसरी है। तो ये रेट और टैक्सेस की तो बात हमने बताई ही। इसके अलावा बजट में फिर तमाम सारे जो फाइनेंशियल एक्ट्स हैं उनमें अगर कोई अमेंडमेंट होना है वो भी फाइनेंस उसी के साथ आता है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में कोई चेंज हुआ, जीएसटी एक्ट में कोई चेंज अगर होना है, इवन कंपनीज लॉ में भी कोई चेंज होना है, वो भी डिस्कस किया जाता है। तो जो जैसे इस साल आपके बजट में पड़ा होगा कि अभी तक 6 साल तक इनकम टैक्स के असेसमेंट अगर हो गए हैं तो 6 साल तक रीओपन हो सकते हैं अगर किसी ने टैक्स चोरी की है। अब उसको इस साल घटा करके पिछले 3 साल तक ही देखा जा सकता है, ये किया जा सकता है। तो ये सब जो चेंजेस हैं एक्ट में, जो चेंजेस हैं फाइनेंशियल एक्ट में, वो भी इसी में बजट के साथ पेश किए जाते हैं। और स्टॉक मार्केट पर सीधा चूंकि बजट के हर प्रोविजन का असर आता है, इसलिए वो स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। उसी के लिए जैसा मैंने पहले कहा, सीक्रेसी की, परफेक्ट सीक्रेसी की व्यवस्था की जाती है। एकदम सीमांत व्यक्ति तक पहुंचे सारी बेनिफिट्स, तो कोई गांव में भूखा न रहे, उसी के लिए नरेगा जैसी स्कीम्स लाई गई और हर साल दर साल उसमें फंड्स जाते रहते हैं और वो स्कीम अभी चल रही है। इस साल भी नरेगा की स्कीम भी चल रही है। किसानों को जो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा देने की बात थी वो भी चल रही है। ये सब जो आउटलेज हैं वो बजट में ही आते हैं। जितने भी सरकार के खर्चे हैं वह सब बजट में ही आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनेंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। अब एक और
बजट में अक्सर मुद्दा गरमाता है करीब करीब हर साल, और वो आता है वही जब रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा हो जाता है तो बजट उसको मीट आउट करने के लिए जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज का सेल, ये थोड़ा बहुत सेंसिटिव मैटर हो जाता है। ये तो सच है कि किसी भी गवर्नमेंट की साख गिरने लगती है अगर वो अपनी प्रॉपर्टी का सेल करना शुरू कर देता है या अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की सेल करना शुरू कर देता है या अपनी जमीनों की सेल करना शुरू कर देता है। एक तरफ तो हमें पूरे देश में अच्छे शिक्षण संस्थाओं की आज भी कमी है, बच्चों की लाइन है, एडमिशन नहीं मिल रहा है, और वो हाई स्कूल इंटर से लेकर के दर्जा 5 और 8 से लेकर के और पीएचडी तक हर जगह कितने लाखों लाख अप्लाई करते हैं और अच्छे इंस्टीट्यूशंस की कमी है। तो उसमें हमको थोड़ा अपने एक्सपेंडिचर को और ये भी है कि 100 रुपये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से चलता है तो टारगेट तक 14 रुपये पहुंचता है, ये भी है। अपने लाइन लॉसेस हमारे 86% है। तो दरअसल एक इफिशिएंट गवर्नमेंट वो होगी जो अपने ये जो लाइन लॉसेस हैं 80%, मान लीजिए 80% नहीं 20% भी अगर वो इफिशिएंसी बढ़ा दे, वो खर्चे कम कर दे, जो यूजलेस एक्सपेंडिचर या इन्फ्लेटेड एक्सपेंडिचर है, वही चीज हम अपने खर्च घर के लिए खरीदते हैं तो 10 रुपए में मिलता है, और वही सरकार में 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए में तमाम लोगों ने RTI डाल करके निकाला है तो आया है। तो वो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है वो अगर कम कर दिया जाए तो अपने कैपिटल को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर इफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी। उससे गवर्नमेंट की शाख जो कम हो रही है वो बचेगी। किसी भी गवर्नमेंट की, मैं किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक पार्टी गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो बेसिक चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ये सबके लिए एक ही जैसी हैं। तो हमें अपने खर्चे कम करने होंगे ताकि बर्तन भाड़े ना बेचना पड़े। और अगर सरकार इसलिए बेच रही है लैंड कि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, जैसे रेलवे के पास मान लीजिए सरप्लस लैंड है, या कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट की टैक्सटाइल मिल रही होगी, ये काम नहीं कर रही, उसकी लैंड है, तो एक तरफ हमारे यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की शॉर्टेज है, तो क्यों नहीं उन, और वो जितनी प्राइम लैंड्स हैं वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टाउन में, इंपॉर्टेंट जगहों पे हैं, तो उन, और या रिमोट में भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, एक बेहतर इंस्टीट्यूशंस रिमोट में भी खोले जा सकते हैं। तो एक इस संविधान के अनुसार, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ी प्रायोरिटी संविधान में दी गई है, तो जितना सरप्लस हमारे पास लैंड है उसका इस्तेमाल अच्छे से अच्छे शिक्षण संस्थाओं को बनाने और डेवलप करने के लिए किया जाए। फेजेस में किया जाए, एक साल में बनके तो नहीं तैयार होगा। प्लान आज से बनाया जाए, धीरे धीरे पहले 10% पेड़ों, मतलब ऐसा नहीं कि साल 2 साल में बस बड़ा सा इंस्टीट्यूशन तैयार करके रख दिया जाए। जैसे पेड़ उगता है, पौधे उगते हैं, उसी तरह से हमारी ये इंस्टीट्यूशंस उगे धीरे धीरे। पूरे देश में जो सरकारी जमीनें हैं उसमें सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, एजुकेशन ऑफ एक्सीलेंस देने के लिए डेवलप है। तो हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल यूँ किया जाए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए, या मेरिट के हिसाब से लिया जाए, और गरीब बच्चों को गवर्नमेंट सब्सिडी देती ही है आज भी, चाहे NITs हों, चाहे IITs हों, गरीब बच्चों की फीस फ्री माफ है, पूरी माफ है, पूरी फ्री है। और वहाँ भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एक तरह से है, जो जिनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है उनको पूरी फीस देना होता है, 5 लाख से 1 लाख वालों को कुछ कम होता है,
और 1 लाख से नीचे वालों को, वो तो अच्छा सिस्टम है, अच्छा है, उसमें कोई हर्जा नहीं। उसी सिस्टम के साथ जितनी गवर्नमेंट लैंड है जो सरप्लस कहीं बेचने की जरूरत महसूस हो रही है, उसको पूरे देश के लिए बनाया जाए। और उसमें केवल साइंस और टेक्नोलॉजी ही नहीं, उसमें जो हमारा ध्यान है, मेडिटेशन है, जो हमारी यूनिवर्सल वैल्यूज हैं। आज अगर कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा हो गया है और जो लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना रिच हेरिटेज है, लेकिन उस रिच हेरिटेज में उसको निकालना पड़ेगा जो अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है या जिसमें बातें असत्य हैं या बहुत बढ़ा चढ़ा के करी गई, उनको हटा करके जो हमारा रिच हेरिटेज है वह अब आज दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक मौका भी है। ये सारा जो मीडिया है, सोशल मीडिया है और नेट है, उसके लिए भी जरूरी है कि सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस तैयार हों, उन पर रिसर्च हों, वो उनकी जो प्योर भाव है। अगर वसुधैव कुटुंबकम है तो वो उसी प्योर भाव में जाए, ना कि उसमें फिर तमाम सारा बाद में जो लोगों ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से जोड़ा वो जाए। वो कोर वैल्यूज को हाईलाइट करने के लिए उनको, चाहे वो आयुर्वेद का हो, चाहे हमारा वैदिक हो या हमारे और तमाम सारे साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं, उनको मैं ये नहीं कहता कि केवल कह देने मात्र से, जिसके हमारे पास प्रमाण है, प्रूफ है और जो साइंस के टेस्ट पे खरे उतरते हैं, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, बार बार वो चीज़ हर प्रयोग के बाद वही आए, वो क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ें नहीं है। जैसे हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी परफेक्ट, लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्वेश्चन मार्क, तो हमको उस तरह से निकाल करके जो परफेक्ट और प्योर चीज़ें हैं उसके लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, बुद्धिज्म की स्टडी के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, और ये सब फिर हमारा और इससे 10-15 साल बाद कहीं हम इससे ये सेल्फ सस्टेनिंग भी हो जाएंगे। अभी सरकार को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन बाद में ये सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएंगे, अभी ज़रूरत है। और फिर उन्हीं सेंटर से कॉन्स्टिट्यूशन की भी पढ़ाई, उस पर भी रिसर्चेज, कॉन्स्टिट्यूशन को हर घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए। जब संविधान के अनुसार बजट बनना है तो संविधान की पढ़ाई क्यों नहीं, संविधान को हर क्लास में कंपल्सरी रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। और संविधान के भी कुछ सेंटर्स हों, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं, हर स्टेट में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी तो बना रहे हैं, लेकिन पब्लिक पॉलिसी का जो इसेंस है, जो कोर है, जो जहाँ से वो आता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन इग्नोर कर रहे हैं। भले ही चर्चा हर जगह करते हैं हम लोग, जितने MP MLA सब शपथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के संवर्धन और संरक्षण की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अवेयरनेस की, कॉन्स्टिट्यूशन के डीप स्टडीज की, कॉन्स्टिट्यूशन को जन जन तक पहुंचाने की, उस पर कोई चर्चा ही नहीं, कोई बात ही नहीं। शपथ उसी की ले रहे हैं, उसके संरक्षण और संवर्धन मतलब प्रचार के लिए ले रहे हैं, लेकिन वो है नहीं। तो एक नए अभियान की जरूरत है जनता में, ताकि सही बजट बन सके और उस बजट के अनुसार देश चल सके। रिसोर्सेज की कमी तभी पूरी होगी जब हम गैर जरूरी खर्चे कम करेंगे। लाइन लॉसेस जो हमारे दिल्ली से चलता है और जनता तक नहीं पहुंचता, वो जो लीकेज है 80% के आसपास, वो खत्म होना चाहिए। तो देश में संसाधनों की कमी नहीं है, जो हमारे रेवेन्यू रिसीप्ट हैं उतने ही काफ़ी हैं अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर लें। और वह जाहिर सी बात है कि हम भारत के लोगों को आंख खोल करके उसके लिए दबाव बनाना पड़ेगा।
हमारे ख्याल से नेशनल मीडिया काउंसिल के आयोजकों के और खास करके हमारे नीरज जी का और सभी मित्रों का आग्रह रहता है कि 1 घंटे के आसपास रफली सत्र होना चाहिए। 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है तो कुछ लोग हो सकता है अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो आज का प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर विराम ले सकते हैं। अगर कोई किसी के सवाल हैं तो उनका स्वागत है। मैं देख रहा हूँ अगर किसी ने कोई सवाल पूछा है तो उस पर चर्चा करना चाहूँगा, और बाकी तो किसी ने भी सवाल लगता है नहीं पूछा है। अब ये क्वेश्चन आंसर सेशन है 5-10 मिनट के लिए। अगर आपके कोई भी सवाल है, बाकी ज़्यादातर लोगों ने नमस्कार और एजुकेशन में भी बजट जनता की नीड के हिसाब से होना चाहिए, और एक और फंड होना चाहिए क्योंकि हर बच्चे को शिक्षा बिना किसी अच्छे पढ़ने वाले के लिए तो उसकी लोन स्कॉलरशिप की व्यवस्था होनी चाहिए, इंटरेस्ट फ्री। इस पर कई बार मैं चर्चा कर चुका हूँ। और जब वो नौकरी में आ जाए 5 साल या अपने रोजगार करने लगे तो वो वापस कर देगा। अगर इस मद में इससे कोई बच्चा फिर मतलब फंड्स की कमी की वजह से उसकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी, और हॉस्टल और पढ़ाई दोनों का खर्चा जितना उसका हो उतना मिलना चाहिए लोन स्कॉलरशिप में। और उसकी जॉब के 10 साल के बाद या 5 साल के बाद या 3 साल के बाद, ये नहीं कि आज जॉब लगी तुरंत वो देना शुरू कर दीजिए, बाध्यता नहीं होनी चाहिए। और अगर कुछ बच्चे 5-10% नहीं भी कर पाए तो हम इतने बड़े बड़े लोन्स पता नहीं कितने मगरमच्छ लेकर के चले जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई में तो सरकार मान ले कि हमने उनको स्कॉलरशिप दिया है। ये तो बहुत ही पुण्य का काम होगा। तो एक दो बातें और बजट में होनी चाहिए। एक तो लोन स्कॉलरशिप फ्री भी अवेलेबल करना चाहिए, और उसका इंटरेस्ट वाला सेगमेंट गवर्नमेंट को बेयर करना चाहिए, बाकी लोन बैंक दे दे। और अगर 4 साल 5 साल बाद वो बच्चा न दे पाए तो वो भी बैंक पर न लोड दिया जाए, वो गवर्नमेंट उसको भरपाई कर दे। एक दूसरा, और एक मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, पिछले 30-35 साल से मैं हर बजट के पहले एक प्रपोजल भेजता था जब नौकरी में था। अब तो खैर नहीं इधर भेज रहा हूँ 5-6 साल से, कि इंटरेस्ट पे जो टैक्सेशन है वह रैशनलाइज करना चाहिए। सपोज कर लीजिए कि आप 100 रुपए आपने बैंक में जमा किए, आपको 7 रुपए इंटरेस्ट इनकम हुई, एफडी किया आपने, और इन्फ्लेशन रेट 6 पर है, तो 107 रुपए आपका टैक्स, मतलब 100 का 107 हो गया, लेकिन उसकी वैल्यू 106, 100 रुपए वैसे ही 106 हो जाता है इन्फ्लेशन की वजह से। तो आपको फायदा तो 1 ही रुपए का हुआ। 100 रुपए की वैल्यू, 100 रुपए कोई भी सामान खरीद कर रखते तो 106 उसकी हो जाती, और रुपया आपका 107 हुआ। तो आपने बैंक में जमा करने से आपको 1 रुपए का फायदा हुआ। तो आपको टैक्स 1 रुपए पे देना, सरकार को लेना चाहिए कि ना कि 107, मतलब 7 रुपए पे टैक्स आपको, आपका इनकम दरअसल 7 नहीं 1 हुआ। कैपिटल गेन्स में इसको एडजस्ट करते हैं इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स से, लेकिन इंटरेस्ट में नहीं करते हैं। जैसे आपने कोई सामान, कोई लैंड खरीदा 100 रुपए का, वह 6 साल में 150 रुपए का हो गया, आपने 150 का बेचा। लेकिन 100 रुपए का प्राइस इंडेक्स के हिसाब से अगर 6 साल में
135 रुपए हुआ, तो आपका टैक्स अब 135 और 150 के बीच 15 रुपए पे ही लगता है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन्स में आपको प्राइस का बेनिफिट देते हैं, प्राइस इंडेक्स का, लेकिन इंटरेस्ट में नहीं देते हैं। और वह जो बहुत अमीर हैं उनका तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो गरीब हैं, लेडीज हैं, बहुत सारे लोग जो पेंशनर्स हैं, वो इंटरेस्ट पे ही उनका लाइफ डिपेंड करता है। फिर बहुत सारे जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जेन्युइन, उन्होंने कॉर्पस बना रखा है और उसका जो इंटरेस्ट आता है उसी से वो तमाम सारा सोशल एक्टिविटीज करते हैं। तो जब वो ऐसे लोग इंटरेस्ट पे इस रेट पे टैक्स देना पड़ता है, तो ये अन्याय है। किसी भी व्यवस्था के लिए टैक्सेस रैशनल होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए, और ज़्यादातर लोगों को ये महसूस करना चाहिए कि हाँ, ये सही तरीके से लगाया जा रहा है, लिया जा रहा है। टैक्सेस लोग खुशी खुशी दें, ये होना चाहिए। तो बजट इस तरह का बनना चाहिए कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुशी खुशी टैक्स दें। टैक्स देने के दो सिद्धांत हैं। शायद आप जानते ही होंगे। एक है, कौटिल्य ने भी कहा और भी फिलोसफर्स ने इसको कहा, एक सिद्धांत तो यही है कि सिस्टम को या व्यवस्था को टैक्स ऐसे लेना चाहिए जैसे कि मधुमक्खी फूलों से पराग लेकर के और शहद बनाती है, इस तरह से होना चाहिए। टैक्स फूलों को कोई मतलब वो प्रिज्यूम किया गया फूलों को कोई तकलीफ नहीं होती और मधुमक्खी का भी काम चल जाता है, व्यवस्था का भी काम चल जाता है। दूसरा सिद्धांत जो मुझे ज़्यादा सही लगता है वो ये है कि टैक्सेस वैसे लेने चाहिए जैसे कि सूरज जल राशियों से वाष्प लेता है और बाद में फिर बादल के रूप में, बारिश के रूप में हर तरफ बिखरा देता है, चाहे वो समुद्र से ले रहा हो, चाहे नदी से ले रहा हो, चाहे तालाब से ले रहा हो, जहां भी पानी है। दोनों सिद्धांत कहे जाते हैं अच्छे, और उसमें भी ऐसा नहीं कि जल राशि से वो जल खत्म हो गया। समुद्र से कितना भी बादल पानी ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, नदी से कितना भी पानी और कितना भी भाप ले फर्क नहीं पड़ता है। जिसके पास ज्यादा है अगर आप उसमें लेते जाएंगे तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बावड़ी है, तालाब है, या कहीं तो किसी के पास थोड़ा सा पानी है वो सूख जाएगा। तो जो कम है जिसके पास या गरीब है, अगर वो टैक्सेस में इस तरह से उससे लिया जाने लगे तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसके पास ज्यादा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेने के बाद फिर सब पर बरसा देता है। तो मुझे दूसरा सिद्धांत जब, और दोनों पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से सूरज वाष्प लेता है कि लोगों को मतलब जिससे ले रहा है उसको महसूस नहीं होता उन एलिमेंट से कि हमसे कुछ लिया जा रहा है। और मुझे दूसरा सिद्धांत ज्यादा उचित लगता है। क्यों? टैक्सेस का कलेक्शन तो लगभग दोनों का सिद्धांत एक ही है कि कम से कम परेशानी या तकलीफ या कमी महसूस हो अगर टैक्सेस चले जाने के बाद। लेकिन कलेक्शन के बाद, टैक्स इकट्ठा हो जाने के बाद क्या होता है वह महत्वपूर्ण है। और राजशाही में शायद ये मधुमक्खी वाला सिद्धांत ज्यादा सही होगा, इसीलिए चाणक्य और सभी लोगों ने वही सिद्धांत ज्यादा बताया, क्योंकि मधुमक्खी जो शहद बनाती है
वह अपने कुनबे के लिए, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, या मधुमक्खियों का जो वो समूह होता है, जिसे उनका एक राष्ट्र कह सकते हैं, उनके लिए होता है। राष्ट्र नहीं है, उनका अपना जो परिवार एक समूह है। तो जैसे पहले टैक्सेस जो लिए जाते थे वो राजा का व्यक्तिगत प्रॉपर्टी एक तरह से मान ली जाती थी, और राजा ज्यादातर अपने इस्तेमाल, अपने स्वेच्छा से उसका इस्तेमाल करते थे, चाहे जहां कहें। लेकिन और वो मधुमक्खियां ही उसका इस्तेमाल करती थी, वो बस करती हैं, शहद अपने लिए बनाती हैं, अपने परिवार के लिए बनाती हैं, सबके लिए, विराट के लिए नहीं बनाती। जबकि जो सूरज जल ले जाता है वो सबके लिए फैला देता है, पूरी धरती के लिए, सबके लिए। तो वो जो टैक्सेस का सिद्धांत होना चाहिए, बजट का जो सिद्धांत होना चाहिए, वो सूरज की तरह है कि वो उसके जो फल है, जो उसका प्रतिफल है, जो उसका असर है, वो सब पर जाए और सब आनंदित महसूस करें। वो किसी एक व्यक्ति, एक समूह, एक के लिए नहीं है। तो अब लोकतंत्र में, संवैधानिक प्रक्रिया में, ये सूरज और बादल वाला सिद्धांत टैक्सेस का या गवर्नमेंट रिसीट का और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, वो ज़्यादा सार्थक है। तो इस पर प्रश्न तो आज नहीं लोगों ने पूछे हैं, लेकिन फिर अगले किसी प्रोग्राम में हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे, अगर आपके कोई प्रश्न होंगे। और आशा है आपको प्रोग्राम अच्छा लगेगा। अगले इतवार को ये प्रोग्राम नहीं होगा नेशनल मीडिया काउंसिल पे, क्योंकि मैं रायपुर रहूँगा, और उसके बाद फिर 19 आज है 6, 7, 14 और 7, 21 वाला प्रोग्राम होगा, और जिसको कि सारे अपने फेसबुक लाइव पर भी देंगे। और कोशिश रहेगी कि मार्च से हम लोगों का नया स्वरूप में हम भारत के लोग सीरीज शुरू हो, तो उसमें आपका स्वागत रहेगा। तो इसी के साथ आज की ये वार्ता यहाँ समाप्त करते हैं। क्योंकि अप्रत्याशित रूप से आपके सामने आया, तो फिर भी ममता मिश्रा जी, ऋषिकेश त्रिपाठी जी, एडी मिश्रा जी, कामोद कुमार जी, कमलेश मिश्रा जी, संजू चौबे जी, अशोक कुमार झा जी, बलवीर सिंह राठौर जी, विवेक मिश्रा जी, सुरेश प्रताप चौहान जी, मधुर भैया, एडी मिश्रा जी, शिव कुमार गुप्ता जी, अरुण चौबे जी, तेजेंद्र सिंह जी, शशि जायसवाल जी, सुरेश चंद्रा जी, अश्विनी कुमार जी और विवेक सिंह जी, सबका स्वागत है। और सबसे विदाई भी नमस्कार, और YouTube के भी सभी दोस्तों को नमस्कार। और फिर हम लोग अब 21 तारीख को मिलेंगे, और मार्च में अपनी श्रृंखला हम भारत के लोग नए कलेवर में आपके साथ होगी। समय आप लोग तय करके बताइए कि 5 से 6:30 ही ठीक था या समय चेंज किया जाए। और अभी जो मैं सोच रहा था विषय, हम भारत और दुनिया के लोग, हम भारत और दुनिया के लोग, या और सोचिए, भारत भी रहे, दुनिया भी रहे, अपना दायरा थोड़ा सा फैलाया जाए। हम भारत और धरती के लोग, हम भारत और धरती के लोग, कुछ इसी तरह से आप सुझाव बताइए, लिख करके बताइएगा, या जैसे भी हो, तो बहुत खुशी होगी। इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। चर्चा करेंगे।
विशेष रूप से बजट कैसे बनता है, बजट के क्या अंग होते हैं, इन सब चीज़ों